हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आपका अध्ययन डिफेंस एकेडमी में। और हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स के बारे में। और उसमें ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ये इसका दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अभी अभी देखिए। ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर उसका नोट्स भी आपको उस लेक्चर के एंड में दे दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो लोग नए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। इसमें आपको केमिस्ट्री के वन शॉट रिवीजन आपको मिल रहा है चापू सर के द्वारा। इसमें फिजिक्स में और भी एक निहाल सर हैं जो कि आपका रोटेशनल डायनामिक्स साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। अभी तुरंत से थोड़े दिन में आपको मैथमेटिक्स भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो आप वो भी कनेक्ट रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलता रहे। जो आपके कुछ दोस्त हैं उनको भी अगर मदद चाहिए तो बिल्कुल वो उनको आप यहाँ पे ला सकते हैं, उनको भी फ़ायदा बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ओके। तो अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। तो हम सीखेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी ऑफ द गैस क्या होता है। एनर्जी जानना जरूरी है। और हमने ये भी बोला था आपको कि हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी बीच बीच में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं। तो हमने रूट मीन स्क्वायर का उस दिन देखा था, ये वाला क्वेश्चन है जो कि हमें आना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आपको निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर तो हमने सीख ही लिया। ठीक है, और एक सवाल है कि आप स्टेट बॉयल्स लॉ है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेट बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। यानी हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मान के चलो कि एक अपने पास ब्लॉक है ना, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यही है ना। अभी जो फॉर्मूला है इसमें अगर देखा जाए तो कोई एक मास है तो उसका मास दे दिया, उसका रफ्तार है आपको मालूम, तो वी स्क्वायर करोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक मास तो है नहीं, और यहाँ पे कौन सी रफ्तार लोगे? सारे पार्टिकल तो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो कौन सा रफ्तार हमको लेना है मेरे भाई? तो यहाँ पर इसीलिए तो हमने वी आर एम एस सीखा है, इसलिए तो रिप्रेजेंटेटिव फिगर हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव फिगर वी आर एम एस था हमारे पास। तो वी आर एम एस अगर देखा जाए तो वो इसी काम में आता है। वो कैसे आता है? तो एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि आपको जानना पड़ेगा। छोटा सा डेरिवेशन जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये जो डब्बा है, जो गैस है इसके अंदर, उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या n मॉलिक्यूल्स हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखना है तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी का के पास 2 जूल, किसी के पास 4 जूल, किसी के पास 8 जूल, किसी के पास 20। तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा ना। और ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको इसको स्केलर की तरह जोड़ना है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में माना था कि सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, तो हमने सबका जो मास है वो m ही लेना है। तो यानी इसके अंदर क्या कॉमन हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ और m सबका कॉमन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, m3 v2 स्क्वायर, mn vn स्क्वायर हमने किया है। सबकी एनर्जी जोड़ी अगर आप देखें तो m कॉमन ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एजम्पशन हमने लिया था सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, मतलब सबका मास एक ही जैसा है। ठीक है, तो हाफ m v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ करा, हमने n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई किया। जब हमने n से डिवाइड किया तो यहाँ पर कुछ एक नई चीज़ मिली। अब इस नई चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। चलो यहाँ पर देखो, कुछ एक टर्मिनोलॉजी हम पहले डिफाइन करेंगे। वो टर्मिनोलॉजी है VMS, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। मीन स्क्वायर स्पीड या तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसे कि यहाँ पे नाम है मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मीन स्क्वायर का मीनिंग ये है कि ये आपका स्क्वायर करो फिर मीन करो। तो स्क्वायर करके मीन करना मतलब, तो मीन करने का मतलब होता है जो ऐड करो फिर डिवाइड करो कुछ उस नंबर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस
V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Vn स्क्वायर। समझे क्या? अपॉन क्या करने वाले हैं? n। ये क्या हो गया? मीन स्क्वायर स्पीड। पर मीन स्क्वायर स्पीड ये हुआ स्क्वायर है किसका? स्पीड का। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार ये किस काम का होगा? स्पीड काम का चीज है ना। मीटर पर सेकंड में हम किस चीज को बताएंगे? इस पार्टिकल की रफ्तार जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। कभी ऐसा बोलेंगे कि इस पार्टिकल का जो है वो 9 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका मीन स्क्वायर स्पीड है। स्पीड स्क्वायर कभी काम में नहीं लेते। स्पीड स्क्वायर काम में लेते हैं कि हम स्पीड काम में लेते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। हमको इसका मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। फिलहाल ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, तो हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हम अगर VMS का अंडर रूट करेंगे तो ये पूरी चीज का ही अंडर रूट आने वाला है ना, पूरी चीज का। और इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा। और ये हमारे काम की चीज है, ध्यान रखो, ये हमारे काम की चीज है। समझे क्या? अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है? अब ये देखा जाए कि मीटर पर सेकंड ये काम की चीज है, तो इसका मतलब हमें इसको मीन स्क्वायर को रूट लेना पड़ा। तो इसका हमने एक नाम रख दिया जिसको बोला VRMS। क्या बोला हमने? VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। बहुत एक बड़े काम की चीज है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा। अब अगर देखोगे तो ये हमने इसको मीन स्क्वायर निकालना है, फिर रूट लेना है। तो अगर आप ये देखोगे तो यही चीज क्या है? असल में VMS है। तो इसको अगर हमने इसको इन दोनों को कंबाइन किया, हमने क्या पढ़ा अभी कि रूट VMS को हम VRMS कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, है ना। अब हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो फिर क्या आ गया? VMS इक्वल्स टू VRMS का होल स्क्वायर। क्या हुआ? VMS इक्वल्स टू VRMS का होल स्क्वायर। और VMS क्या था? VMS असल में ये है, स्क्वायर करो फिर उसका मीन करो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो स्क्वायर करके मीन ही तो किया है। तो हमने असल में इसको क्या लिखा? VRMS का होल स्क्वायर। बहुत काम की चीज है। और m/n क्या है? तो स्मॉल m/n, स्मॉल m क्या है? पार्टिकल का जो है वो मास है। कहने का मतलब मॉलिक्यूल का मास है, मतलब मॉलिक्यूलर मास है, यानी सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। अब यहाँ हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल का मास m था, तुमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल मास बन गया जो कि उस गैस के पास है या तो उस कंटेनर के पास है। तो ये हमारा टोटल मास हो गया। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बना, वो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? फाइनल फॉर्मूला बना हमारा हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS स्क्वायर। तो बिल्कुल भाई साहब ये उसी के जैसा मिलता है जो कि हमने फाइनल फॉर्मूला पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको पता है, उसकी रफ्तार पता है, तो हाफ mv स्क्वायर आप लगा सकते थे। लेकिन गैस में एक दिक्कत थी, लेकिन गैस में भी दिक्कत अब नहीं है। कौन सी दिक्कत नहीं है? अब आप क्या लगाओगे? हाफ mv स्क्वायर। अब m टोटल हो जाएगा, है ना, गैस का जो भी मास है, और प्लस रिप्रेजेंटेटिव फिगर जो था VRMS वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये एक तरीके से सिग्निफिकेंट है हमारे लिए VRMS, और उसका सिग्निफिकेंस हमको पता चल चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। समझे कि नहीं? समझ गए? तो यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखना था, फाइनल फॉर्मूला ये। तो जब भी आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल फॉर्मूला आपको पता रहता है, तो आप क्लू के हिसाब से उसको थोड़ा सा याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा कि इसका दूसरा फॉर्म भी है। VRMS को हमने और पढ़ा है पहले, √3p/ρ होता है ना। या फिर अगर आप देखोगे तो इसको हम VRMS स्क्वायर को 3p/ρ लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने VRMS स्क्वायर पुट करा है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ इंटू मास टोटल और 3p/ρ हमने रखा। जब 3p/ρ अगर आप रखोगे तो फिर यहाँ पे एक नई चीज बन के आएगी तुम्हारे सामने, है ना। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है डेंसिटी, सॉरी, है ना। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी कुछ तो भी आ रहा है। क्या आ रहा है? मास अपॉन डेंसिटी आ रहा है। तो मास अपॉन डेंसिटी जो है वो कितना हो जाएगा? वो हमारा वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया हमारा 3/2 इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। एक नया फॉर्मूला मिल गया हमको काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हमको मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ा है, ये इनका संबंध है, ये असल में गैसेस हैं आपके पास, बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन का? PV = nRT। क्या होता है? PV = nRT। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT लिख सकते हो। तो आपने वैसे ही किया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का आपने nRT रख दिया। समझे क्या?
So now we have three formula for kinetic energy. Now we have three formula for kinetic energy मेरे भाई. तो कौन कौन सा? पहला फॉर्मूला एकदम से दिमाग में बिठा लो, है ना, इसको भूलना मत, बहुत आसान है. पहला तो बहुत आसान है सच में, है ना. तो क्या हो गया वो हो गया हाफ mv², तो हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS². दूसरा है 3/2 इंटू PV, और तीसरा है 3/2 इंटू NRT. तो ये तीन फॉर्मूले हम दिमाग में बिठा लेना है, और इन तीनों को यूज हम अलग अलग जगहों पे करते हैं, जहाँ पे जो देगा वहाँ पे हम करेंगे. ठीक है. तो देखिए ये जो सवाल आया था हमारे सामने वो ऐसा है, देखो सॉरी, है ना, देखो यहाँ पे, है ना, पूछा है ना हमसे ये चीज़, है ना. तो देखो लास्ट में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया हमारा, E बराबर, है ना, E इक्वल्स टू क्या आया, देखो E इक्वल्स टू 3/2 PV. यहाँ पे देखो, है ना, P यहाँ पे V यहाँ पे मिट गया है, ये चीज़ है. ठीक है. ठीक है. कैसे यहाँ पे ये देखो वाइट डेरिवेशन. ओके. PV इक्वल्स टू 2/3E, तो यहाँ पे 3/2 PV E बराबर. आ रही बात समझ में. तो कहीं ना कहीं ये आपका, ये देखो इसका मेथड कुछ अलग है, हमारा मेथड कुछ अलग है, तो जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जैसा मैंने कराया वैसे करोगे तो बहुत अच्छा है. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक और चीज़ होता है, हमसे कई बार पूछता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताइए. तो देखो दो तीन चीज़ें हैं. अगर हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये पूछा है, तो हम क्या करें. तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ये तीनों में से एक, तो 3/2 PV देख लो, है ना. तो 3/2 PV अगर है, 3/2 PV, तो पर यूनिट वॉल्यूम बोला है तो V से डिवाइड कर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर 3/2 P हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है. अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पूछेगा तो किसको यूज करेंगे हम, तो फिर हम इसको यूज करेंगे. ठीक है. तो इसमें m है, m से डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू VRMS का स्क्वायर, हाफ इंटू VRMS का स्क्वायर. अभी VRMS क्या है, VRMS है हमारा √3RT/m. सही है. तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ आएगा, तो फिर ये नई चीज़ हो सकती है. तो आपको इस तरीके के भी सवाल देखने को मिल सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप इसको एक बार देख लेना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है हमारा. तो हमने भाई बहुत अच्छा काम किया, है ना. चलो एक हम सवाल करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज फ्रॉम T to 40, है ना. टेम्परेचर T से 40 हो गया इफ द RMS स्पीड and average translational kinetic energy of gas molecule at temperature T are V and E respectively, what will be their value at 40. 40 पे क्या हो जाएगा उसका, है ना. चलिए तो VRMS स्पीड को क्या बोला है उसने कि V बोलो उसको, तो V बराबर √3RT/m. हमने फॉर्मूला पढ़ लिया. ठीक है. स्टार्ट हमने उस दिन पढ़ा था. अभी इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू m VRMS², या फिर ये, फिर या तो ये. अब यहाँ पे पूछा है कि T से हमने क्या किया, 40 किया, तो कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना चाहिए. मेरे हिसाब से जब T से 40 किया तब तो यही लगाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इसके अंदर दिया हुआ है, बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी. ठीक है. ओके. तो ये लगाओ, तो फिर ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा. ठीक है. आप ये लगाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको. देखो दो तरीके हैं इसका. पहला कि V स्पीड पूछा है कि स्पीड क्या हो जाएगा, दूसरा एनर्जी भी पूछा है. ठीक है. तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पीड है √T पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे आप देखो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, √T पर. तो पूछा है कि जब T से 40 हो गया तो स्पीड क्या होगा, जब T से 40 हो गया तो एनर्जी क्या होगी. तो T से 40 जब हो गया तो हमको स्पीड और एनर्जी दोनों में रिलेशन देखना पड़ेगा. तो स्पीड का रिलेशन √T के साथ था, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली T के साथ था, उसमें रूट नहीं है. ठीक है. तो अगर हमने देखा ध्यान से तो हमें समझ में आया कि इसको ऐसे करा जा सकता है. तो हमने क्या किया, V इज प्रोपोर्शनल टू √T. तो यहाँ पे आ गया हमारा V'/V, है ना. कुछ इस तरीके से करेंगे तो V' मतलब 40 पर, तो √40 और V के करस्पॉन्डिंग √T. जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा.
दैट मीन्स v बराबर 2v, यानी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगा अगर तुमने टेम्परेचर 4 गुना किया है तो। ये बहुत आसान है, ऐसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में, आपके न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, याद रखो, जिसके अंदर 2 पार्ट होता है जनरली। एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, मतलब थ्योरी लिखनी पड़ेगी, दूसरे में न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको करना है, ठीक है। कुछ ऐसा आया। फिर उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि 3/2 nRT होता है, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। तो हमने क्या किया, तो डायरेक्टली ई डैश अपॉन ई, मतलब ये टेम्परेचर जब बाद में किया हमने 4T तो उसके करस्पॉन्डिंग, और ये T के करस्पॉन्डिंग, ये तुमने कैंसिल आउट किया तो 4 आया। दैट मीन्स ई डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ई हुआ। आ रही बात समझ में? सब कुछ क्लियर है भाई? हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? है तो आप बताओ हमें, हम इसको दूर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब मैं ये बता दूं कि जो आपके पास रेफरेंस बुक है, जो कि मैं भी उसको रेफर कर रहा हूं, है ना, वो टारगेट पब्लिकेशन का है, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ना, बस मैं रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छी बुक लगी हमें। तो उसके अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड, या मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई जो है वो सवाल नहीं दिखा हमें, है ना। तो फिर इसलिए उसको ज़्यादा हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो जरूर आप उसको देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी स्किप करना है तो जरूर आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर देख लो, नोट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक मोस्ट प्रोबेबल और दूसरा एवरेज, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है ना, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, ऐसा मान के चलो कि आपके पास आइडियल गैस है। आइडियल गैस में कितने पार्टिकल? n नंबर ऑफ पार्टिकल। आइडियल गैस में कितने पार्टिकल? n नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी हम एग्जाम्पल के लिए सैंपल 10 पार्टिकल का ले सकते हैं, या ले रहे हैं। n पार्टिकल तो इन जनरल होगा ही, ठीक है। अब 10 पार्टिकल में सारे पार्टिकल का हमने स्पीड नोट करा। अब आपको पता है कि हर एक पार्टिकल अलग अलग रफ्तार से जाएगा, है ना। जैसे कि क्लास में ही हमने 10 पार्टिकल या 10 बॉल फेंक दिए, सबकी रफ्तार अलग अलग है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर से लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, सबकी रफ्तार अलग अलग है। तो यहाँ भी रफ्तार 3, 4, 2 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर, 6, 2, 3, 5, 4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हो सकता है कि हो क्या सकता है, रियल में भी ऐसा है कि एक रफ्तार एक पार्टिकल से ज्यादा लोगों के पास है ना। तो यहां भी दिखा हमें कि 2 मीटर पर सेकेंड एक ऐसी स्पीड है जो कि 3 पार्टिकल के पास है। कौन कौन सा? यहां और इसमें नहीं लिखा है इसने, शायद यही 2 है, ठीक है। ओके, सॉरी, कहाँ है? ये है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है। 3 ऐसे पार्टिकल हैं जो कि 2 मीटर पर सेकेंड जिसका स्पीड है। उसके बाद अगर देखोगे तो 3 मीटर पर सेकेंड ऐसा है जो कि 1 और 2 दो लोगों के पास है। उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा है जो कि 2 पार्टिकल के पास है। 5 मीटर पर ऐसा है जो कि 1, 6 मीटर पर सेकेंड भी एक ही के पास है, 7 मीटर पर सेकेंड भी एक ही के पास है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबल कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल वो है जो कि सबसे ज्यादा लोगों के पास है ना, जो सबके पास है। जैसे कि एंड्रॉयड फोन सबके पास है, तो वो क्या हो गया? प्रोबेबल हो गया, प्रोबेबल फोन हो गया, लाइक दैट, है ना। गेस करें तो एंड्रॉयड हमको बोलना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ भी प्रोबेबल स्पीड जो है यहाँ पर कौन सा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यही बताया गया है कि ऐसी स्पीड जो ज्यादा पार्टिकल के पास होता है, ज्यादा फ्रैक्शन के पास होता है, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड is the speed which is possessed by maximum fraction of total number of molecules of the gas। उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। डायग्राम में कुछ इस तरीके से आप दिखाओगे, ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के पास है। आई बात समझ में? कुछ इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपके बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे क्योंकि बुक में है ऐसा, है ना, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन जेई के सिलेबस में भी नहीं है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये होता है √2RT/m। क्या होता है? √2RT/m, ठीक है। अच्छा, v RMS कितना था? √3RT/m। अब 2RT/m को, जो RT/m है उसको हम KT/m भी लिख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है ये, ठीक है। और जो RT/m है उसको P/ρ भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड या तो मीन स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड या मीन स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज क्या उसका रफ्तार है ना, इस पार्टिकल का। जैसे कि क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं, सबका वेट अलग अलग है, तो हमको एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर निकालना होता है, तो हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज क्या होता है? सबको जोड़ दो और उसके बाद जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो। यहाँ भी वैसे ही होता है। यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो जितने भी पार्टिकल हैं 1 2 3 सबको हमने जोड़ दिया, सबका रफ्तार और एन से हमने डिवाइड कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड कहेंगे। आई बात समझ में मेरे भाई? ठीक है, ओके। अब इसका भी जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही निकलता है, इसका भी फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, जो ये होता है √8 RT बाई पाई एम, इसका फॉर्मूला है। और इसको हम फिर से वही 8p अपॉन रो और 8 KT अपॉन पाई एम लिख सकते हैं। यहाँ पे m क्या है? स्मॉल m यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, और कैपिटल M क्या है? मोलर मास है। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब इसमें एक चीज आता है कि तीनों में बड़ा कौन छोटा कौन। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो मैं एक बात और बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको सिंबल्स का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है? तो कैपिटल एम है आपका मोलर मास, स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास, पी प्रेशर है ना, रो डेंसिटी, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर अपॉन एन ए होता है। आर क्या है? गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। एन ए क्या है? ये है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, इसको हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं इकट्ठे। टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग क्या हो गया? कि वो केल्विन में होगा। आर क्या है? जो हमने बोला गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना। ओके, अब जो ये हमने 3 स्पीड लिखी है ना, कितनी स्पीड लिखी हमने? 3। तो ये तीनों स्पीड में कंपैरिजन होगा, है ना। कंपैरिजन बहुत जरूरी है, हर जगह पे कंपैरिजन होता है ना। मोदी का कंपैरिजन दूसरे देश के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान से, सब जगह से करते हैं। वैसे ही हम रफ्तार का भी कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है। मार्क्स का भी कंपैरिजन करते हैं, तेरे से मेरे ज्यादा आया क्या, तेरे से कम आया क्या, ऐसा वैसा। वैसे ही रफ्तार में भी कि कौन बड़ा कौन छोटा। सबसे पहले RMS हमने पढ़ा, √3 RT बाई एम, √3 को बाहर निकाल लो तो RT बाई एम इधर है। यहाँ पे √2, यहाँ पर 8 बाई पाई, 8 बाई पाई बोले तो 8 अपॉन 3.14 है ना। तो 3.14 से आप डिवाइड करेंगे 8 में, कितना हो जाएगा? ये असल में ये रूट में है जो भी है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से ज्यादा आ रहा है ना, तो असल में 2.51 का रूट आता है। तो इसमें अगर रेशियो निकालना हुआ तो रेशियो क्या आ जाएगा? √3 is to √2 is to √2.51, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया आपका VRMS। VRMS सबसे बड़ा, VRMS, फिर V ये वाला, ठीक है, V एवरेज। ओके, फिर सबसे छोटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सबसे छोटी स्पीड होती है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे छोटी स्पीड होती है। तो इसको भी हमने जान लिया है, कोई समस्या नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी गुड। एक और सवाल आ गया हमारे पिक्चर में। एट कांस्टेंट प्रेशर, सवाल शुरू से है क्या? ओके, हाँ, स्मॉल लेटर से लिखा है लड़का, ओके, कोई बात नहीं, भूल हो गई उससे। एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स मी RMS स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो भी बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हमको क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जिसका 27 डिग्री सेल्सियस पर RMS स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ओके, है ना। ओके, सॉरी, क्या लिखा है? एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर गैस एट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है, जिसका RMS स्पीड दिया हुआ है 0 पर पहले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो VRMS कितना है? √3 RT बाई एम, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? √T के। ओके, तो VRMS का हमने क्या पढ़ा? √T के प्रोपोर्शनल है, तो पहले का दूसरे का तो √T1 अपॉन √T2 ऐसा। तो ये क्या है? VRMS 1 कितना है? 4, 2 तो हमको निकालना ही था, और T1 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम? 273। 0 डिग्री सेल्सियस को 0 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं। तो कितना हो गया? 273, ठीक है। और उसके बाद T2 कितना हो जाएगा?
बोला है 27, तो 27 के करस्पॉन्डिंग क्या है 300। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आई बस समझ में क्या? वेरी गुड, आ गई बात, है ना। अब हम आते हैं गैस लॉ पे, है ना। गैस लॉ जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और कुछ छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो गैस लॉ याद रखने वाली बात है, इसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैस लॉ में सबसे पहले आपको तो यह समझना पड़ेगा कि पीवीटी एक इसमें वेरिएबल यूज करते हैं, है ना। तो इसमें जैसे मान के चलो ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जिसके अंदर हमने n नंबर ऑफ मोल्स डाल रखे हैं, जिसका प्रेशर P है और जिसका वॉल्यूम क्या है V है, और टेम्परेचर क्या है मेरे भाई, जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ मतलब कुछ ऐसे याद रखना कि पानी को हम बॉयल करते हैं ना, तो उसी को बॉयल्स लॉ बोल दिया गया। तो बॉयल करते हैं तो क्या वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है या टेम्परेचर चेंज होता है? तो जब भी बॉयल होगा तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस हमको मालूम है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज 100 पे हो रहा है, कल 110 पे हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जब भी बॉयल होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी बॉयल्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है ना। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जब एनआरटी कांस्टेंट हो गया तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे ये समझ में आता है P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर आप P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट है। वेरी गुड, ओके शाबाश, ठीक है। अब इसको क्या बोला हमने, बॉयल्स लॉ। अब उसके बाद दूसरा नाम है, थोड़ा सा अटपटा नाम है, गे लुसैक लॉ, है ना। गे लुसैक लॉ ऐसा नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या याद रखना है, प्रेशर कांस्टेंट, है ना। क्या होता है इसका, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हुआ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टेम्परेचर को इधर भेज दिया और पी को इधर भेज दिया। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमको सारे कांस्टेंट को एक तरफ करके रखना था, तो हमने एनआर अपॉन पी कर दिया। ये चीज क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी यहाँ पे v अपॉन टी का रेशियो जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो स्टेट को हमने डिफाइन किया है अलग अलग। तो v1 अपॉन t1 का जो रेशियो है वो v2 अपॉन t2 होगा, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, दिस इज गे लुसैक लॉ, ओके। कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा अच्छा, एक चीज शायद गड़बड़ हुई है, ये काटना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। ये गे लुसैक लॉ नहीं है, ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये आपका गे लुसैक लॉ है। गे लुसैक लॉ मतलब v बराबर कांस्टेंट, ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है। v बराबर कांस्टेंट क्या है, गे लुसैक लॉ है। तो v बराबर कांस्टेंट करेंगे तो pv इक्वल्स टू nRT हो गया। तो nr अपॉन क्या है, v हो गया p अपॉन t। तो p1 अपॉन t1 और p2 अपॉन t2 का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। इस प्रोसेस, असल में ये सब सारे के सारे प्रोसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो केटीजी में लगभग चीजें खत्म हो गई हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें यूज में आती हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज है जो आपके बुक में है, CPCV, जो कि हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसमें अगर देखा जाए तो कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी जानेंगे थर्मल फिजिक्स की, ठीक है। तो इस टर्मिनोलॉजी में क्या है, सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट अगर आप समझेंगे तो मतलब सोचो कि स्टेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन। हमारे स्टेट क्या है, तो हम खुश हैं। हमारा स्टेट क्या है, तो हम दुखी हैं ना, लाइक दैट। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक स्टेट में खुशी और दुख नहीं होता, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन का मतलब कुछ उस वक्त पे मान के चलो कि प्रेशर होगा, उसका कुछ एक वॉल्यूम होगा, उसका कुछ एक टेम्परेचर होगा, है ना। हो सकता है कि आपने उसमें जो भी सिलेंडर में रखा है तो आपने सिलेंडर को यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ तक छोड़ दिया। तो जब आप यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर भी हो सकता है चेंज हो जाए, प्रेशर भी हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये सारे कंडीशन चेंज हो गए। कंडीशन चेंज हुआ मतलब क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो जो भी आप उसका कंडीशन बता रहे थे असल में वो चीज स्टेट था, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो हमने इसको दो अलग अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज कॉल्ड स्टेट 1 एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट 2, ओके। तो ये P1 V1 T1 दिस इज अ स्टेट एंड P2 V2 T2 अगेन इट इज अ स्टेट, सेकंड स्टेट। अब यहां से यहां तक जाने के
रास्ते हो सकते हैं, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, यहां से यहां तक जाने के रास्ते हो सकते हैं। यहां से यहां तुम ऐसे चले गए, या फिर यहां से तुम ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, रास्ते हो सकते हैं। या फिर तुम यहां से ऐसा जंप मार के आ जाओ। अभी जो रास्ते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, है ना, तुम यहाँ से अगर देखोगे तो एक यहाँ पे एक अलग कंडीशन, यहाँ का अलग, यहाँ का यहाँ अलग, सबके अलग अलग, यानी बहुत सारे स्टेट को मिला करके एक रास्ता बनता है, जिसको रास्ते को इंग्लिश में हम पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पाथ। ओके, तो यहाँ से अगेन फिर नया जो डेफिनेशन आया, जो नया टर्म आया हमारे पास, वह है पाथ। तो पाथ क्या होता है? बिटवीन टू थर्मोडायनेमिक स्टेट देयर कैन बी डिफरेंट पाथ्स एज सोन इन फिगर। पाथ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो बहुत सारे स्टेट को मिलाकर के एक पाथ का निर्माण होता है, जिसको रास्ता हिंदी में कहा जा सकता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के बीच ऐसा कुछ तो है। तो अभी स्टेट हो गया, पाथ हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है द वेल डिफाइंड पाथ आर कॉल्ड प्रोसेस। तभी बहुत सारे ऐसे पाथ होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, है ना। वेल डिफाइंड करने का मतलब, मान के चलो कि 1 से 2 पॉइंट है और हम नीचे रास्ता ए से आए, दूसरा रास्ता ऐसा बी है, तीसरा रास्ता कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे वेल डिफाइंड कौन है? किसके अंदर तुम कुछ स्पेशल चीज बता सकते हो? तो वो है कि जो ये वाला पाथ है हमारा, है ना, कौन सा? ये वाला, है ना। तो ये असल में कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करते हुए बनाया गया, एकदम से हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करते हुए हमने बनाया है, तो हम कह सकते हैं ये पाथ एक प्रोसेस है। क्या है वो? एक प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस का नाम हो सकता है। तो वही बताया गया है, 1 एक स्टेट है, 2 एक स्टेट है, और असल में 1 और 2 में देखा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करते हुए ये रेड वाली लाइन बताया गया है ना। तो उसको हम आइसोबारिक पाथ नहीं प्रोसेस कहेंगे, और जो बी वाला रास्ता था उसको हम जनरल पाथ कहेंगे, उसका कोई एक नाम नहीं है। आई बात समझ में? सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, और उस प्रोसेस का हमें कुछ ग्राफ भी खींचने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। क्या नाम है इसका? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर P बराबर कांस्टेंट होता है। P बराबर कांस्टेंट को मेरे भाई कैसे अचीव करा जाएगा? तो प्रैक्टिकली कैसे अचीव करा जाएगा? तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम के अंदर एक पिस्टन है और सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर क्या है? गैसेस हैं। अभी गैस अगर तुम देखोगे तो गैस इसलिए, पिस्टन जो है ना, ये पिस्टन जो है यहाँ पे चिपका नहीं है। तो जब ये चिपका नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हवा में ऐसा अटका हुआ है ना, बीच में अटका हुआ, नीचे गैस, ऊपर गैस, नीचे कुछ एयर के अलावा कोई गैस होगा, ऊपर में एयर है, तो हमको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे से कुछ ये फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, ऊपर से भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, हवा, और नीचे से गैस, दो नीचे ऊपर दोनों से जब फोर्स लगा हुआ है तो वहां पे अटका पड़ा है। क्या पड़ा है भाई? अटका पड़ा है। जब अटका पड़ा है तो उस तरीके से बैलेंस है, रिमूवेबल पिस्टन है। मान के चलो कि हम यहां से फूंक दिए और फूंक के कुछ हवा घुसा दिए या कुछ और गैस घुसा दिए, तो क्या होगा? ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है यहां पर वो अटक जाए। तो जहां भी अटक रहा है वो बैलेंस बना करके असल में वो इक्विलिब्रियम बनाया है, और वो इक्विलिब्रियम असल में प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से हो रहा है ना। सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से फूंक मार रहे हैं तो असल में उसके अंदर हम मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, और वो अचानक से प्रेशर बढ़ा, उसको धक्का मारा। तो धक्का क्यों मारा? क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाए तो उसको बैलेंस करना चाहता था, वो प्रेशर को फिर से बैलेंस करके पहले जितना करना चाहता है, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो ऐसा करके वो प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। आई बात समझ में? हाँ, तो इस तरीके से अचीव करा सकता है। तो ये नहीं भी जाना तो चलता है, लेकिन हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेट जो हमने लिखा है वो लिखा है P1 V1 T1 और P2 V2 T2। ठीक है, अभी जो प्रेशर है यहाँ पे हमने P1 P1 कॉमन लिया है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब देखो, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, क्या खींचना है? ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ अगर देखा जाए तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में 3
कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम का, दूसरा वॉल्यूम टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर टेम्परेचर का। ये तीनों कॉम्बिनेशन से तीन अलग अलग ग्राफ खींचे जा सकते हैं, है ना। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, यहाँ है पहला कॉम्बिनेशन है हमारा प्रेशर वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचना। तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच हमने ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, तो मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पी है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमने वर्टिकल लाइन खींचा होता तो क्या होता, तो कहता है कि ये पी वी में आप ऐसे खींचिए, जब आप ऐसे खींचेंगे तो ये वाला क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। और ऐसे खींचा है तो प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर जब टीपी का ग्राफ ऐसे है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टीपी के अंदर ये वाला लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर कांस्टेंट को, है ना, वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई है, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद अगर ये जो टीवी का ग्राफ है, टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर, और ये क्या है, वॉल्यूम है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एक गैस इक्वेशन होता है। इसमें हमने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट किया है। जब प्रेशर तुमने कांस्टेंट किया तो तुम इसको क्या करो, दूसरी साइड भेज दो, तो V इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी इंटू टी हो गया। तो एन आर अपॉन पी क्या है, एन आर अपॉन पी जो है वो कांस्टेंट ही तो हुआ, क्योंकि एन आर तो कांस्टेंट था ही और पी भी कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। तो ये y बराबर एम एक्स जैसा हुआ ना मेरे भाई, क्या हो गया, y इक्वल्स टू एम एक्स हो गया। तो y इक्वल्स टू एम एक्स किसका ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे को पास किया है, ये समझे क्या, है ना, वेरी गुड। कुछ इस तरीके से होगा, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ ऐसा, ठीक। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का एक ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ आ सकते हैं, है ना। और फिर हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और हमसे ये सवाल पूछा है, ठीक, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, ए और दूसरा बी। अब पूछा है कि ऑब्वियसली दोनों दो अलग अलग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दो अलग अलग गैस की कंडीशन बताई गई होगी, तो कौन प्रेशर बड़ा छोटा, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे बताओ, चलो सॉल्व करते हैं। तो हम इसके अंदर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वी टी का ग्राफ है, तो हम लिखते हैं पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। तो वी टी का ग्राफ है, इसका मतलब हमको डी वी बाई डी टी जो है वो हमको, सॉरी, डी वी अपॉन डी टी जो है वो हमको क्या देगा, हमको स्लोप देने वाला है। क्या देगा ये, स्लोप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे v अपॉन टी कर देंगे, है ना, या फिर हम ऐसा करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर का है ना, थोड़ा सा अच्छे से कायदे से करते हैं, कायदे से। तो हमने क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, और इसको लिख देंगे dv बराबर एनआर भी कांस्टेंट है और ये dt हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है। जब हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा इक्वल्स टू एनआर अपॉन पी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो dv अपॉन dt आ गया है, और वो क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी आया ना, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर क्या है, कम है। अच्छा हो गया ना सॉल्व, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो किसका स्लोप ज्यादा है, तो ए वाले का स्लोप ज्यादा है, तो यानी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। और बी वाले का स्लोप कम है, यानी उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, बी है। आई बात समझ में, हाँ कि ना, हाँ ओके, ठीक है। देखो यहाँ से ये सॉल्व किया। दूसरा एक और तरीका है इसका, क्या तरीका है देख। अब इसके अंदर ऐसे वाले ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचा है। जब हमने वर्टिकल लाइन खींचा तो इसका मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया इस लाइन पे, यानी दो पॉइंट हमें मिले, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वी और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वी ए। आई बात समझ में। तब सोचो ध्यान से, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में अगर तुमने टेम्परेचरवा को कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचरवा को कांस्टेंट करके क्या मिलेगा, टेम्परेचरवा को कांस्टेंट करके अगर देखा जाए तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V है। मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम। किसका वॉल्यूम ज्यादा, तो A का वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि ऊपर है, तो VA बराबर, सॉरी, VA इज ग्रेटर देन VB आया है। ये हमको देख के पता चलता है। कैसे पता चलता है, हमको देख के अपनी आंखों से पता चलता है। तो फिर जो है हम अगर देखें तो प्रेशर उल्टा आएगा ना भाई, है, तो उलट लो इसको, यानी प्रेशर A इज लेस देन प्रेशर B। ये हमारा आंसरवा हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, आंसरवा यहाँ पर कुछ इस तरीके से वही आया जो उससे आता है। समझे कि नहीं,
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और तरीका किया है, इसको हॉरिजॉन्टल खींच के, तो हॉरिजॉन्टल खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये नोट्स मैं दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो आप ये दूसरों को दे देना, खुद भी पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट करना बहुत आसान है। कैसे करोगे? इसको ना हम वेल्डिंग कर देंगे। क्या कर देंगे हम? वेल्डिंग। वेल्डिंग करना देखा है क्या? है ना, फिक्स कर दो एकदम से। हम क्या कर देंगे उसको? हम उसको फिक्स कर देंगे। जब हम उसको फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, ना आगे जाएगा ना पीछे, एकदम से जुड़ा रहेगा। तो उसके अंदर जो भी तुम गैस डाले हो, है ना, वो उसका हम वॉल्यूम कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो गैस आइडियल है, V बराबर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से फिर से कहानी शुरू, PV VT और PT। तो PV में हम वॉल्यूम कांस्टेंट का ये ग्राफ, वर्टिकल लाइन है ना, V है यहाँ पे एक्सिस। जब हम आगे और बढ़ते हैं तो देखो, ये अगर TV लाइन है तो फिर से ऐसे ही वाला होगा, ठीक है। अगर PT है तो फिर क्या, फिर देखते हैं PV इक्वल्स टू NRT, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, NRV कांस्टेंट है, दैट मींस P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मींस इट विल बी व्हाट, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। तो कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। द गिवन कर्व रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर का एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। P को V में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये पूछा। मतलब PV का ग्राफ, TV का ग्राफ दिया है, PV का ग्राफ पूछा है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी के जैसा है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के जैसा है, ठीक। अच्छा वेरी गुड। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किसका ग्राफ हो सकता है। तो T और V ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब ये किसका ग्राफ हो सकता है? PV इक्वल्स टू NRT में, ठीक है। T और V ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल कब होगा? मतलब प्रोपोर्शनल ही है, T और V प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी होगा ना। समझे कि नहीं? हाँ कि ना? स्ट्रेट लाइन का मतलब प्रोपोर्शनल ही तो बोलेंगे। जैसे जैसे V बढ़ रहा है, V जो भी है, V 0 है तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कुछ है। जब V का वैल्यू बढ़ाया तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, जितना बढ़ाया उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही बढ़ा। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो उसी हिसाब से हम इसको, हमने ये समझा कि जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब P छेड़छाड़ नहीं करता होगा, P कांस्टेंट होगा, तभी तो स्थिर रहेगा, तभी तो ऐसे होगा, नहीं तो थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो फिर हमने देखा, तो P कांस्टेंट का ग्राफ हमको चुनना पड़ेगा। तो P कांस्टेंट का ग्राफ चुनो, कौन सा है? तो P कांस्टेंट का ग्राफ, ये गलत, सॉरी यार भाग कहे जाता है तुम, देखो ये गलत, ये गलत, ये सही और ये गलत। समझे कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ इस तरीके से करते हैं, हो जाएगा। तो बोर्ड से अब नहीं डरना है, क्योंकि हम जो है आपको बोर्ड से बाहर निकालेंगे, है ना, आपको जो है आपके अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। चलो यहाँ पर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, T बराबर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखेंगे, है ना, उसमें आप हीट ऐड मत करो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक। खैर आइडियल गैस है, कुछ इस तरीके से NPTV, इसका कुछ हमने वेरिएबल दे दिया। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा? मान के चलो स्टार्टिंग में P1 V1 T1 है, लास्ट में अगर उसका तुमने चेंज किया तो P2 V2 है और टेम्परेचर T1 ही रह गया, तो तुम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें फिर से हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे कैसे होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर दो VT का। तो VT का कैसा होगा? एकदम से वर्टिकल कर लो। TV, तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट। जब PV होगा तो ये ध्यान देने वाली बात है, PV इक्वल्स टू, ध्यान से देखना मेरे भाई, NRT है। तो जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट था ना, टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, क्या हुआ ना? N भी कांस्टेंट, R कांस्टेंट तो था ही, है ना। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गया, यानी PV बराबर क्या है? कांस्टेंट है। PV बराबर कांस्टेंट कब रहेगा? जब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, मतलब एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, एक घटाओगे दूसरा बढ़ेगा, और उसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, एक बढ़ाया दूसरा घटा, एक घटाया दूसरा
बढ़ा। देखो वैसे ये ग्राफ है ना, क्वेश्चन है ये, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है, जैसे इसके पहले था वैसा ही है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद और भी, हाँ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सिलेबस में नहीं है फिलहाल, मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज नहीं, इसको कर लेते हैं, एक होमवर्क है वो आपके लिए मैं छोड़ूंगा। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, देखो ये पीटी का ग्राफ है ना, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें असल में 3 लाइनें हैं, 3 लाइन कौन कौन सी, ए से बी और बी से सी और सी से ए, ट्रायंगल दिख रहा है हमको। तो हमको ट्रांसफॉर्म करना है इस ग्राफ को प्रेशर वॉल्यूम में और टेम्परेचर वॉल्यूम में, फिलहाल प्रेशर टेम्परेचर में है। तो ऐसे ग्राफ को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो। असल में 3 प्रोसेस से बना है, और उस प्रोसेस को करस्पॉन्डिंगली दूसरे में ड्रॉ करो, हमने किया है ना, अलग अलग हम जानते हैं कि किस के ग्राफ को या किस प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ए बी वाला जो लाइन है उसमें प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तभी होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी है ना, तभी होगा जब वी कांस्टेंट रहे। वी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, आइसोकोरिक, क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक, ठीक है। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, बीसी जो है, बी से सी, ये आइसोथर्मल की लाइन है ना, टी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि वर्टिकल है, किया ना हमने, इंडिविजुअल किया कि नहीं, इसलिए तो किया था, ठीक है। उसके बाद जो सी ए प्रोसेस है, सी ए प्रोसेस कैसा है, ये साफ साफ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है। अभी इन्हीं चीजों को हमको पीवी में और टीवी में ड्रॉ कर देना। उसमें क्या है, एक ध्यान देना, एरो का ध्यान, ए से बी प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी से सी प्रेशर जो है वो घट रहा है, सी से ए टेम्परेचर घट रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पी से वी में ड्रॉ करना है पीवी का ग्राफ। तो पीवी को, पीवी में अगर देखा जाए, मैं इसको छोड़ो, मैं इधर साइड में ड्रॉ करता हूँ लाइव तुम्हारे सामने। चलो ठीक है, आते हैं, आ जाओ आ जाओ एकदम से, है ना। हमारा क्या है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। अभी देखो ए से बी, ठीक, चलो इसको और नीचे करते हैं। ए से बी, ए से बी क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और हमको आइसोकोरिक प्रोसेस ड्रॉ करना है। तो कहीं पे हमने ए ऐसा मान लिया, सॉरी, हमने हमने ऐसा मान लिया, दिस इज ए, ठीक है। अब ए से बी जाना है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये वर्टिकल लाइन ऊपर या नीचे, तो हमको समझना पड़ेगा ऊपर जाएंगे नीचे जाएं। तो ए से बी प्रेशर बढ़ रहा था, इसका मतलब हमको ऊपर जाना पड़ेगा, दिस इज ए से बी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बी है। अभी बी से सी क्या बोला है, बी सी जो है वो आइसोथर्मल है, तो बी सी आइसोथर्मल कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो नीचे भी आ सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमको बी से सी देखा जाए तो प्रेशर घट रहा है, तो हम ऐसे बनाएंगे कि प्रेशर घटे, इसका मतलब यहाँ से हमको नीचे जाना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद सी से ए प्रेशर कांस्टेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस यहाँ आना पड़ेगा, और ए असल में पॉइंट ये हो गया, ये दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। समझ गए, समझा कि नहीं, बहुत आसान है, इसमें क्या है, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट है हमारा टीवी, टीवी ड्रॉ करते हैं। चलो टीवी भी इधर ही कर लेते हैं, टी और ये वी। टीवी में ए बी को ड्रॉ करना है, ए बी को ड्रॉ करना मतलब आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कैसे होगा, वर्टिकल। तो मान के चलो कोई एक पॉइंट है हमारे पास, और ए से बी प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, यहाँ से जाओगे तो ये देख रहे हो, ये टी है इधर, यानी ए से बी गए तो टेम्परेचर बी पे ज्यादा है, ए पे कम है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे। तो अगर हमारा ये ए है और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर, है ना, ऊपर, किधर ऊपर, आसमान में नहीं, उधर, ठीक है। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होगा, हम अगर ऐसे बना दें, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट तो है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तुम राइट में भी कर सकते हो और लेफ्ट में भी कर सकते हो, ए और ये बी था, ठीक है। तो हम राइट जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और लेफ्ट जाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, तो अगर हम देखें तो बी से सी वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, तो पता नहीं सर, इसमें देखते हैं,
बी से सी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, तुम ऐसे जाओगे, यानी बी से ये क्या हो गया सी। अभी सी से ए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट का लाइन कैसा होता है, तो देखा जाए तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया ना, तो इसका मतलब कैसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मतलब कहीं ना कहीं ये वाली लाइन है, समझे क्या। अरे बहुत आसान था, इसमें क्या था, समझ गए। तो ये सवाल हो सकते हैं आपको, हो सकता है इसका पार्ट आए, लेकिन अगर साइकिल भी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो वही है ना, हम छपा हुआ, तो हम बिना देखे मैंने कर दिया। अभी आपका होमवर्क है ना, ये होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके छाप लो नोटबुक में और उसके बाद करो, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसके साथ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हम लोग जो है वो KTG और रेडिएशन एक ही चैप्टर में, तो उसके बाद हम लोग रेडिएशन भी लगे हाथ कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप जो है ये वीडियो का जो भी है आप 1x पे देखो या 2x पे देखो या 1.5 पे देखो मेरे हिसाब से, है ना, रिवीजन के वक्त, और ये बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि 2 लेक्चर सॉरी 1 लेक्चर और होगा जिसके अंदर रेडिएशन ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो 2 लेक्चर भी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।